नमस्कार दोस्तों, ऑडियो चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 4 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था और हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय दोनों के राज्य की सीमा नर्मदा नदी थी और दोनों ही शासक अपने राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा रखते थे। फलस्वरूप दोनों के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। और इस युद्ध के विषय में जो है 2 प्रमाण मिलते हैं। पहला, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और दूसरा ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, जिसमें उसने पुलकेशिन द्वितीय को मोहोल च अर्थात महाराष्ट्र का शासक बताया है। दूसरा प्रश्न है, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो ये ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है, डी विकल्प से हो जाएगा। ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत यानी कि यात्रा वृत्तांत ये सीयूकी नाम से जो है प्रसिद्ध है और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी कि 629 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तीसरा प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो यह वाराणसी से संबंधित थे, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। पार्श्वनाथ ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह जो था वह था सर। तो चिन्ह भी कभी कभी पूछा जाता है। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था। तो अभी कल ही जो है प्रैक्टिस सेट में बताया गया है। यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 8 अगस्त 1942 के समय जो है करो या मरो का नारा दिया था। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुई थी और जो है भारत छोड़ो आंदोलन को ही जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। पांचवा प्रश्न, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो रायगढ़ में हुआ था, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक सन याद रखिएगा 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था और काशी के पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया था। छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो शेर शाह सूरी ने, ए विकल्प से हो जाएगा। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल यानी कि 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी के बीच करवाया था और यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। सातवां प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो लॉर्ड वेलेजली ने, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। लॉर्ड वेलेजली ये प्रथम अंग्रेज था जिसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। और डुप्ले ये प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत में सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना भारतीय राजाओं को किराए पर दी थी। तो यूरोपीय पूछा जाए तो वह था डुप्ले और प्रथम अंग्रेज जो था वह था लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। वह था मीर जाफर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना तथा अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और प्लासी के युद्ध ने बंगाल में जबकि बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजी शक्ति को जो है सुदृढ़ किया था।
9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो वह दादा भाई नौरोजी। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो वह थे राजकुमार शुक्ल। सी विकल्प से हो जाएगा। वर्ष 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने नील की खेती के संबंध में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। चंपारण की जनता तीन-कठिया पद्धति को खत्म करने की मांग कर रही थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने किसानों की ओर से आंदोलन किया और सरकार ने मामले की जांच हेतु एक आयोग गठित किया तथा बागान मालिकों ने किसानों से की गई अवैध वसूली का 25% जो वह वापस करना स्वीकार किया था। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे सेज कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, नीति घोषित की गई थी कब? तो यह अप्रैल 2000 में। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर जो है फ्री एनसीईआरटी रिवीजन कैंप चलाया जा रहा है। ये आपका 12 से 21 मार्च के बीच जो है चलाया जाएगा ज्योग्राफी क्लास का। तो जो लोग जो है जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद फ्री सीसेट मिनी कोर्स है, ये आपका 11 से लेकर के 20 मार्च के बीच जो है ये भी चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका फ्री मिनी कोर्स है फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। ये 10 से लेकर 19 मार्च के बीच जो है चलाया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, तो आपका है सबसे पहले कि हिंदी लिटरेचर के लिए फॉर मेंस के लिए पार्ट 1 ये 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इससे। फिर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021 ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। ये पूरे जो है 3 महीने का ड्यूरेशन है कोर्स का। इसमें आपको यूपीपीएससी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। फिर है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं। और ये पूरे जो है 6 महीने का कोर्स है। इसमें आपको यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को इसमें कवर कराया जाएगा आपको जो है एग्ज़ाम करने में, ताकि जो है आसानी हो सके। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी जो है आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि 1400 रुपये उसका फ़ी है, लेकिन आपको जो है 1260 रुपये ही पे करना है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 3150 ही देना पड़ेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040। उसके बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये। उसके बाद यदि 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये आपको जो है पे करना है। आप हमारा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप जो है यूपी के इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। और 13वां क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है किसमें? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय में। सी विकल्प से हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो वह विरोध का अधिकार। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार जो है शामिल नहीं है। बाकी जो है समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का जो है अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। और 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत
निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा न्यायपालिका को। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को समझा जाता है। और 16वां क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो यह 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था और इसे जो है कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब यह जो है अनुच्छेद 300 का में जो है रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। 17वां प्रश्न है, भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई कब? तो यह 1993 में शुरू किया गया था। भारत में महिला समृद्धि योजना ये भारत सरकार की महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत का विकास करना और आत्मविश्वास में जो वृद्धि करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। 18वां क्वेश्चन है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है किससे? तो यह प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से संबंधित है। ए विकल्प से हो जाएगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन ये भारत का एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, जिसकी स्थापना 2000 में बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में हुई थी और यह संस्था जो है स्कूली छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। 19वां क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई कब? किसके द्वारा? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। सदाबहार क्रांति के भारत में प्रणेता एम.एस. स्वामीनाथन हैं और डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के बाद भारत में सदाबहार क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक सहित विभिन्न आयामों पर विशेष ध्यान देने की बात की है। सदाबहार क्रांति एक कृषि के समग्र विकास से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। आर्थिक समीक्षा ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है और इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। 21वां क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो वह चपनाला झील। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। असम की झीलों में चंदूबी झील है, चपनाला झील है, हाफलांग झील, ये सभी असम की प्रमुख झीलें हैं। 22वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है कब? तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है और यह मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 2010 में जो है आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग वाघ सम्मेलन में किया गया था। 23वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो यह किया गया था 1985 में। सी विकल्प से हो जाएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया और सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NRCA कर दिया गया। 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर स्थिति कब तक लाना होगा? तो यह 2070 तक। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। पहले यह लक्ष्य जो है 2045 तक रखा गया था, लेकिन इसे जो है बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। और 26वां प्रश्न है, भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि थी कितना? तो 17.7% था। 2001 से लेके 11 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि जो रही है भारत में वह 17.7% रहा है। 27वां प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, गोंड जनजाति।
2001 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो थी वह थी थारू जनजाति। और राज्य में अनुसूचित जनजातियों यानी कि कुल 5 जनजातियों की कुल जनसंख्या का करीब 77.4% भाग वह थारू जनजाति का था। लेकिन उत्तराखंड के पृथक होने के बाद वर्ष 2003 में 10 अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया और इस प्रकार वर्तमान में गौड़ समूह यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर है खरवार, तीसरे नंबर पर जो है अब थारू जनजाति हो गई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में यह पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है तो वह है गोंड। 28वां क्वेश्चन है किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना लागू की गई किस वर्ष? तो यह 1998-99 में लागू किया गया था आपका। 29वां क्वेश्चन है मुख्य बैंकों यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह 1969 यानी कि 1969 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमाएं जो है 50 करोड़ से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 में किया गया था। तो सबसे पहले जो है यहाँ दिया गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 19 जुलाई 1969 को। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है रेडिएटर, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। रेडिएटर ये मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीग्राफ ये झूठ, पॉलीग्राफ जो है आपका झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। टरबाइन के द्वारा जो है बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य प्राप्त किया जाता है। और क्वाड्रेंट जो है ये आपका नौ संचालन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला ये यंत्र है। 31वां क्वेश्चन है मशीन गन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो जेम्स पकल के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जेम्स पकल के द्वारा जो है एक अंग्रेज आविष्कारक थे और ये वकील और लेखक भी थे। इनके द्वारा 1718 ईस्वी में इन्होंने एक बहुशाट गन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इन्हें मशीन गन का पिता कहा जाता है। J.L. बेयर्ड जो है इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। कार्ल वेंज ने जो है पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। 32वां क्वेश्चन है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? तो ये M.N. साहा की, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। M.N. साहा का महत्वपूर्ण योगदान ऊष्मीय आयनन सिद्धांत प्रतिपादित करना रहा है। और H.J. भाभा को अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। C.V. रमन ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए था। J.C. बोस ये बेतार संदेश पौधों में चेतना की खोज क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 34वां क्वेश्चन है चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो हो जाएगा हृदयाघात से, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है? तो हो जाएगा मस्तिष्क। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। मस्तिष्क के अंदर ये न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। और हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया को ECG कहा जाता है। तो ECG वो आपका हृदय से संबंधित है और EEG जो है ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु किसके लिए? तो यह हृदयाघात से बचाने के लिए, ए विकल्प से हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। 37वां प्रश्न है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो यह तंबाकू युक्त गुटखा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और 38वां प्रश्न है 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है?
तो यह दिया गया पंचायती राज मंत्रालय को। 39वां क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है RS शर्मा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो लेह में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 41वां प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इस बार का मुख्य विषय था मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। ए विकल्प सही हो जाएगा। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी, याद रखिएगा। और इस बार 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और इस बार का थीम जो रहा मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। 42वां क्वेश्चन है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो ये हैं लियोन मेंडोका। ये विकल्प सही हो जाएगा। 30 दिसंबर 2020 को जो है गोवा के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका, तो यदि पूछा जाए कि लियोन मेंडोका का संबंध किस राज्य से है तो गोवा से। इन्होंने जो है इटली में विरजानी कप में तीसरा और आखिरी नाम जो है हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 43वां प्रश्न है, 26 से लेकर 31 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है 26 से लेकर के 31 जनवरी 2021 के मध्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। वर्चुअल भारत पर्व का उद्घाटन जो है 26 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। और इस दौरान पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2021 में 3 वर्चुअल मंडप देखा अपना देश, स्टैचू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत समर्पित किया है। 44वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ दिया गया 10 का संबंध 1000 से, तो 2 का संबंध किससे होगा? तो 10 का क्यूब जो है हो जाएगा आपका 1000, तो उस तरह 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब होगा 8, यानी कि 8 सही हो जाएगा यहाँ पे। 45वां प्रश्न है, कथन दिया गया अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। निष्कर्ष पहला है कि संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कि सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। तो बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन केवल निष्कर्ष जो है 2 निकलता है। कथन जो दिया गया कि अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है, इसका तात्पर्य है कि कुछ संपादक वह सच्चाई को विकृत करते हैं परंतु सभी संपादकों द्वारा सच्चाई को विकृत करने की बात इससे नहीं निकलती है। अतः आपका निष्कर्ष पहला जो है वह सही नहीं है और जो है निष्कर्ष दूसरा ये आपका जो है सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है विषम जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, JP। सी और एक्स, अब देख सकते हैं सी का जो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में स्थान है तीसरा और एक्स का जो है वह 24वां है, तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 27। इस तरह एच और एच का क्रम जो है 8वां है अंग्रेजी वर्णमाला में और यस का क्रम जो है 19वां है, तो ये भी 19 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। बी और वाई, बी का दूसरा है और वाई का जो क्रम होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 25वां, दोनों को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। JP, जे का क्रम जो है आपको पता है कि 10 होता है और पी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 16वां होता है, तो 16 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। तो बाकी सभी जो है 27 आ रहा है लेकिन डी ऑप्शन JP जो है ये आपका 26, तो इसलिए आपका भिन्न है। 47वां प्रश्न है, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, तो उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है? तो बॉबी के जन्मदिन 5 जून से पिंकी के जन्मदिन 22 सितंबर तक कुल दिनों की संख्या निकाल लीजिए आप। तो जून 5 और इसमें शेष दिन कितना बचा 25, तो 25 लिख देंगे प्लस जो है जुलाई 31 का होता है, उसके बाद अगस्त भी आपका 31 का होता है, फिर जो है 22 सितंबर तक आपको जोड़ना है
तो 22 आप लिख देंगे यहाँ। टोटल आप इसको जोड़ लेंगे तो टोटल जोड़ने पर ये आपका आ जाएगा 109। तो उसी वर्ष पिंकी के जन्मदिन 22 सितंबर को आने वाला सप्ताह का दिन जो होगा इसे आप 7 से डिवाइड कर देंगे टोटल में। तो 109 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा और आपका 39 हो गया, 7 बचे 35, शेष कितना बचा 4। तो 15 सप्ताह 4 दिन जो है। तो पिंकी के जन्मदिन 22 सितंबर को आने वाला दिन जो होगा तो 5 जून सोमवार था, इसमें आप 4 ऐड कर देंगे जो बाकी शेष बचा है। तो सोमवार प्लस 4 कितना हो जाएगा, मंगल बुध बीफ शुक्रवार। तो शुक्रवार आंसर आपका होगा यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का वृत्त मान क्या होगा। तो मान लीजिए घड़ी हो गई, कह रहा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर के 3 बजे, तो ये मान लीजिए घड़ी हो गई दोपहर के 3 बजे जो है ये, तो कोण वही पूछ रहा है कि कोण का वृत्त मान क्या हो जाएगा। तो कोण का वृत्त मान जो इसका फार्मूला होता है कि आपको घंटे की सुई में किससे गुणा करना है, 30 से गुणा कर देना है। उसके बाद दोनों के बीच डिफरेंस निकालना। मिनट की सुई में आपको जो है 11/2 से गुणा करना है। तो मिनट जो है आपका 12 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 में 11/2 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 90 डिग्री टोटल जो आएगा। तो 90 डिग्री आएगा आपका। तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/2, पाई/2। तो आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा पाई/2। घंटे और मिनट की सुई के बीच 15 मिनट का अंतर रहने पर जो कोण कितना बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है, आपको पता होगा। तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/2 के। 49वां प्रश्न, यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए तो माणिक्य का रंग क्या होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा नीला। माणिक्य का रंग जो है लाल होता है, यहाँ लाल रंग को नीला कहा गया है। तो आपका जो है माणिक्य का रंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीला। अंतिम प्रश्न, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। तो कुल 1200 करोड़ रुपए। 22 फरवरी 2021 को जो है प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है और महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू की गई थी। तो यदि पूछा जाए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये था जो है आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो है जीएस के लिए जो है ये आपका 5वां सेट था। इसके पहले जो है 4 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।